कभी सोचा है कि हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं? हमारा सोचने का तरीका, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारा गुस्सा, हमारे फैसले, ये सब आखिर आते कहां से हैं? क्या ये सब हमारे बचपन का असर है या समाज का? या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें खुद भी नहीं पता? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लैडर अप चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ और एसएसएक्स की, बिल्कुल आपके और मेरे जैसी आम जिंदगी से जुड़ी हुई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें हमारे आप से मिलवाती है। जी हां, वाई वी आर हु वी आर। मीटू बिष्ट की लिखी ये किताब कोई भारी भरकम साइकोलॉजिकल थीसिस नहीं है, बल्कि ये आपकी ही कहानी है जो किसी और की जुबानी सुनाई गई है। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल में उतरता है, क्या तुम खुद को जानते हो? और यहीं से एक सफर शुरू होता है, खुद को समझने का, अपनी पर्सनैलिटी, इमोशंस और रिएक्शंस को डिकोड करने का। कभी आपने सोचा है हम कुछ चीजों पर इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? क्यों किसी की बात दिल में चुभ जाती है? क्यों कुछ आदतें छूटती नहीं? क्यों कुछ लोग हमें इंस्टेंटली पसंद आ जाते हैं और कुछ से बस इरिटेशन होती है? इस किताब में इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और वो भी बड़े आसान और रिलेटेबल तरीके से। मीटू बिष्ट ने साइकोलॉजी की लैंग्वेज को आम इंसान की जुबान में बदला है। उन्होंने हर कॉन्सेप्ट को स्टोरी टेलिंग के जरिए समझाया है, जैसे आप अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे हो। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ एक पढ़ने की चीज नहीं है, ये एक अनुभव है। और सबसे खास बात, ये किताब ना सिर्फ आपको खुद को समझने में मदद करती है, बल्कि आपके रिश्तों को, आपकी चॉइसेस को और आपकी लाइफ की डायरेक्शन को भी एक नई क्लैरिटी देती है। इसलिए अगर आप अपने बारे में थोड़ा और गहराई से जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, अपने अंदर की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस वीडियो में हम चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। हर सेक्शन से कुछ ऐसा निकालेंगे जो आपकी सोच को बदल दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये दिल को छू जाने वाला सफर। वाई वी आर हु वी आर, आपके और मेरे अंदर की असली कहानी। चैप्टर 1। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम टूटते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बाहर से कितना भी खुश क्यों ना दिखे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ हिस्सा होता है। एक ऐसा हिस्सा जो चुपचाप उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स और उसके डिसीजंस को साइलेंट कंट्रोल करता है। वाई वी आर हु वी आर का पहला चैप्टर इसी सच की परतें खोलता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है उस भीतर की आवाज से जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारे अंदर का बच्चा जो कभी चोट खा गया था, जिसे किसी ने गलत समझा था, जो किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया था। किताब कहती है हमारे आज के डिसीजंस, हमारी आज की सोच, हमारे आज के डर, ये सब हमारे बीते कल की यादों से चलती हैं। हमारे अंदर का वो बच्चा जो कभी प्यार को तरसा था या जिसने रिजेक्शन महसूस किया था, वो अब बड़ा तो हो गया है, पर उसकी वुंड्स अब भी जिंदा हैं। मीटू बिष्ट इस चैप्टर में ब्रिलियंटली समझाती हैं कि इंसान की पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो बचपन के अनुभवों, माता पिता के व्यवहार, समाज की उम्मीदों और हमारे अपने इमोशंस से मिलकर बनती है। इमोशन वर्सेस रियलिटी। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। हमारी इमोशंस अक्सर हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। मतलब, अगर एक बच्चा बार बार सुने कि वो अच्छा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उस बात को सच मान लेता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो वो हर चैलेंज से पहले खुद को पीछे खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसका इनर बिलीफ बन चुका है, मैं काबिल नहीं हूं। अब सोचिए, क्या सच में वो बच्चा काबिल नहीं था, या उसे सिर्फ ये महसूस करवाया गया? इसीलिए इस चैप्टर में सबसे पहली सीख मिलती है, भावनाएं तथ्य नहीं है। आप जैसा महसूस करते हैं जरूरी नहीं कि आप वैसे हैं। रूट्स की समझ जरूरी है। मीटू हमें याद दिलाती हैं कि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को समझना है तो हमें अपनी रूट्स तक जाना पड़ेगा। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारा गुस्सा,
ये सब अंदर ही अंदर कहीं जुड़ते हैं उन पुराने एक्सपीरियंसेस से जो कभी प्रॉपरली हील नहीं हुए। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक लड़का जो बचपन में हर बार कंपैरिजन का शिकार बना, उसे हर बात पर बोला गया कि देखो शर्मा जी का बेटा। अब जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर या तो एक भयंकर कंपटीशन की भावना आती है या एक गहरा सेल्फ डाउट। उसे लगता है कि जब तक वो परफेक्ट नहीं है तब तक वो लवेबल नहीं है। अब आप समझिए उसकी डिसीजंस कितनी एंग्शियस होंगी और उसके रिलेशनशिप्स कितने फ्रैजाइल। इनर चाइल्ड को समझना इस चैप्टर्स का कोर मैसेज है। अपने अंदर के बच्चे से मिलिए, उसे फील करिए, उसके जख्मों को समझिए और सबसे जरूरी उसे वो प्यार दीजिए जो शायद उसे कभी नहीं मिला। क्योंकि जब तक वो बच्चा हील नहीं होगा, आप जितनी भी सक्सेस पा लें, जितने भी रिश्ते बना लें, अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रहेगा। मीटू ने यहां एक ब्यूटीफुल एक्टिविटी भी सजेस्ट की है। एक पेपर लें और अपने अंदर के बच्चे को एक चिट्ठी लिखिए। उससे बात कीजिए, पूछिए कि उसे किस बात ने सबसे ज्यादा दर्द दिया और फिर खुद उसे जवाब दीजिए, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। यह छोटी सी एक्टिविटी आपको इमोशनल लेवल पर बहुत गहराई से छू सकती है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1। इस चैप्टर का अंत हमें एक बहुत गहरे एहसास पर लाकर छोड़ता है। हम टूटे थे, लेकिन वहीं से हमारी असली पहचान शुरू हुई थी। हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे हम दूसरों से छुपाते हैं, लेकिन शायद अब वक्त है खुद से वो सच सामने लाने का। चैप्टर 2, इमोशनल बैगेज, जो बीता वो गया नहीं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक भारी बैग अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं। उस बैग में क्या है? आपका बचपन का डर, अधूरी बातों की तकलीफ, वो लोग जिन्होंने हर्ट किया, वो मौके जब आप खुद को अकेला महसूस कर बैठे। गिल्ट, शेम, रिग्रेट, सब कुछ उस बैग में है। अब सोचिए, आप उस बैग के साथ रोज ऑफिस जा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो बैगेज आपको धीमा नहीं कर रहा? चैप्टर 2 इसी इमोशनल बैगेज की बात करता है, उस बोझ की जो दिखता नहीं लेकिन महसूस हर वक्त होता है। अनसीन बट ऑलवेज देयर। मीटू बिष्ट हमें यह समझाती हैं कि हमारा पास्ट कभी पूरी तरह गुजरा हुआ कल नहीं होता। हमारी पर्सनैलिटी, हमारे रिएक्शंस, यहां तक कि हमारे चॉइसेस तक, सब पर हमारा पास्ट साइलेंटली हावी रहता है। आपको कभी कभी कुछ लोगों पर बेवजह गुस्सा आ जाता है, कभी कोई छोटी बात बहुत चुभ जाती है, या फिर कुछ चीजों से बेवजह डर लगता है। ये सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं। ये वही इमोशनल बैगेज है जो आपने अपने अंदर दबा रखा है, शायद सालों से। इमोशनल स्टोरेज, जज्बातों की अलमारी। इमेजिन करिए कि हमारे अंदर एक इमोशनल कबर्ड होती है। जब हम किसी पेनफुल इवेंट को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते तो हम उसे उस अलमारी में बंद कर देते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स वहीं पड़ी रहती हैं और जैसे ही कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, वो अलमारी खुल जाती है और पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है। इसलिए कभी कभी कोई छोटी सी बात हमें इतना हर्ट कर देती है जितनी उसकी औकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं चुभती, उससे जुड़ी कोई पुरानी याद चुभती है। ब्रेन और बॉडी दोनों रखते हैं हिसाब। मीटू बताती हैं कि हमारा दिमाग और शरीर दोनों हमारी इमोशंस को स्टोर करते हैं। एक बच्चा जिसे बार बार डांटा गया, उसे जब बड़ा होकर कोई लाउड आवाज सुनाई देती है तो उसे एंजाइटी होती है। ये उसकी बॉडी की मेमोरी है। इसीलिए हीलिंग का मतलब सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि फील करना भी है। रिलेशनशिप्स का आईना। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। कभी कभी हम एकदम परफेक्ट इंसान से मिलते हैं, पर थोड़े ही समय में हमारी इनसिक्योरिटीज सब कुछ बिगाड़ देती हैं। चैप्टर 2 एक बहुत प्यारा पॉइंट देता है, रिश्ते हमारा आईना होते हैं। जो घाव हमारे अंदर हैं, वही बाहर दिखते हैं। अगर आपके अंदर अबैंडनमेंट का डर है, तो आप हर बार किसी के दूर जाने से डरेंगे, चाहे वो जा भी न रहा हो। अगर आपने कभी खुद को अनवर्दी महसूस किया है, तो आप किसी के प्यार को भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
इसलिए जब तक हम अपने इमोशनल बैगेज को अनपैक नहीं करते, हम हेल्थी रिलेशनशिप्स की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अनपैक योर बैगेज। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्टिविटी दी गई है। एक डायरी निकालिए और 3 सवालों के जवाब लिखिए। ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसने आपको अंदर से डीपली हर्ट किया? उस मोमेंट में आपने खुद के बारे में क्या मान लिया था? जैसे, मैं लवेबल नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं। क्या आज भी आप उसी बिलीफ के हिसाब से जी रहे हैं? जब आप ये लिखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है, क्योंकि अवेयरनेस ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि हम जब तक अपने पुराने जख्मों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक वो हमें साइलेंटली कंट्रोल करते रहेंगे। हमारी चॉइसेस, हमारा बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस, सब पर उनका असर रहेगा। जो बीत गया वो बीत कर भी हमारे अंदर जिंदा है, लेकिन अब वक्त है उस बैगेज को धीरे धीरे उतारने का। चैप्टर 3, बिलीफ्स, सोच जो हमारी पहचान बन जाती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वो लायक नहीं है, तो क्या वो बड़ा होकर खुद पर भरोसा कर पाएगा? अगर एक लड़की को बार बार ये कहा जाए कि वो बस दूसरों की सर्विस करने के लिए बनी है, तो क्या वो कभी अपने सपनों के पीछे जा पाएगी? यही होती है बिलीफ, यानी वो सोच जो बार बार दोहराई गई और फिर हमारे अंदर सच बनकर बैठ गई। बिलीफ्स जो दिखती नहीं, पर हमारी हर चीज पर असर डालती है। मीटू बिस्ट इस चैप्टर में एक बड़ी गहरी बात करती हैं। हम जो हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस से हमने क्या समझा, उस सोच का नतीजा है। यानी 2 लोगों के साथ एक जैसी घटना हो सकती है, पर दोनों ने उस बात से क्या बिलीव बनाई, वही तय करेगा कि आगे उनका बिहेवियर कैसा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चों के पापा बाहर चले गए काम के सिलसिले में। पहला बच्चा सोचता है, पापा तो हमेशा छोड़ देते हैं, मैं शायद इंपॉर्टेंट नहीं हूं। दूसरा बच्चा सोचता है, पापा मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा फ्यूचर मिल सके। सेम घटना पर अलग बिलीफ। और अब सोचिए, दोनों की पर्सनैलिटी में कितना फर्क आ जाएगा। हमारी बिलीफ्स कब बनती हैं? हमारी सबसे गहरी बिलीफ्स चाइल्डहुड में बनती हैं, उस वक्त जब हमारा दिमाग स्पंज की तरह सब कुछ अब्सॉर्ब करता है। जब कोई एडल्ट हमें डांटता है, रिजेक्ट करता है या इग्नोर करता है, तो हम बाहर के इंसान को ब्लेम नहीं करते, हम खुद को गलत समझ लेते हैं। और वहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस और फियर की जर्नी। बिलीव्स जैसे, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, पैसे कमाना मुश्किल होता है, लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये बिलीव्स धीरे धीरे हमारे जीवन का रूल बुक बन जाती हैं। हम डिसीजंस उसी सोच के हिसाब से लेने लगते हैं, बिना सवाल किए। बिलीफ्स औसा फिल्टर मी चू एक बहुत सुंदर बात कहती हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसी हमारी बिलीफ है वैसा देखते हैं। यानी बिलीफ हमारा चश्मा है। अगर चश्मा गंदा है तो नजारा भी धुंधला लगेगा, चाहे सामने कितना भी सुंदर सच क्यों ना हो। अगर आपने ये मान लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो चाहे सामने अपॉर्चुनिटी हो, आप डरकर पीछे हट जाएंगे। अगर आपने मान लिया कि रिश्ते धोखा देते हैं, तो आप किसी को भी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। रीप्रोग्राम योर बिलीफ्स। अब सवाल यह है, क्या बिलीफ्स बदली जा सकती हैं? जी हां, लेकिन पहले उन्हें पहचानना और क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस चैप्टर में एक सिंपल एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी, बिलीफ रिप्लेसमेंट। अपनी 3 नेगेटिव बिलीफ्स लिखिए, जैसे मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। सोचिए ये बिलीफ कहां से आई, किस घटना से। अब उस बिलीफ को एक एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कीजिए, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी इंग्लिश हर दिन बेहतर हो रही है। छोटी छोटी रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस ही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को नया डायरेक्शन देती है। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 3। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। अगर उसमें गलतियां हैं, डर हैं, लिमिटेशंस हैं, तो हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करके शिफ्ट करना पड़ेगा।
आपने अब तक जो बिलीफ सिस्टम अपनाया वो सर्वाइवल के लिए ठीक रहा होगा, लेकिन अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं, ग्रो करना चाहते हैं, तो बिलीफ्स को अपग्रेड करना जरूरी है। चैप्टर 4, इमोशंस, जज्बात जो हमें अंदर से चलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान छोटी सी बात पर क्यों फूट फूट कर रोने लगता है, या फिर कोई क्यों हर बात पर गुस्से में आ जाता है, जैसे उसके अंदर कोई वोल्केनो भरा हुआ हो? ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे होती है इमोशंस की दुनिया, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इमोशंस, हमारे एक्शंस के पीछे की इनविजिबल ताकत इस चैप्टर में मीटू बिष्ट हमें सिखाती है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो 90% इमोशंस से ड्रिवन होता है, लॉजिक से नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन असल में हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो बाद में अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक महंगा मोबाइल खरीद लिया, आपका दिल बहुत खुश था। बाद में आप लॉजिक देकर समझाने लगते हैं कि उसमें अच्छे फीचर्स हैं, बैटरी लाइफ अच्छी है, लेकिन सच ये है कि आपने वो फोन इमोशन से खरीदा था। इमोशंस दबाए नहीं जाते, वो जमा होते हैं हमारे समाज में। हमें ये सिखाया गया है, लड़के रोते नहीं, गुस्सा मत करो, शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। पर ये सब सप्रेस करने से इमोशंस कहीं चले नहीं जाते, वो हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं और फिर किसी दिन अचानक ब्लास्ट कर जाते हैं। मीटू कहती हैं, इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। अगर आप उन्हें फ्लो नहीं करने देंगे तो वो आपकी बॉडी में ब्लॉक बनकर रह जाएंगे, बीमारियों, एंजाइटी और ब्रेकडाउन्स की वजह बनकर। इनर चाइल्ड की इमोशनल चोट, जब बचपन में हमें ठुकराया गया, डांटा गया या इग्नोर किया गया, तब जो फीलिंग्स हमारे अंदर आईं वो हमने दबा दी, पर वो कहीं नहीं गई। जब किसी ने हमें बुली किया और हम चुप रह गए, जब पापा ने कहा बस पढ़ाई करो, ड्रामा मत करो, जब माँ ने कहा क्या होगा इतना सेंसिटिव रहकर, वो सब इमोशंस आज भी हमारे अंदर छोटे छोटे घाव की तरह छुपे हैं। और जब कोई वैसी ही सिचुएशन आती है तो वही दबे हुए इमोशंस बाहर निकलते हैं और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा रिएक्शन क्यों आया। इमोशनल अवेयरनेस, पहला कदम इस चैप्टर में एक पावरफुल कंसेप्ट दिया गया है। इमोशन को फील करो, नेम करो और रिलीज करो। एग्जाम्पल एक्टिविटी, किसी भी मोमेंट पर पॉज कीजिए और पूछिए, मैं क्या फील कर रहा हूं? गुस्सा, उदासी, अकेलापन, डर। उस फीलिंग को नाम दीजिए बिना जज किए। खुद से कहिए इट्स ओके टू फील दिस, और फिर गहरी सांस लेकर उसे रिलीज कीजिए। आप हैरान होंगे कि जब हम इमोशंस को अलाउ करते हैं तो वो वैसे ही डिसॉल्व होने लगते हैं जैसे बादल सूरज की गर्मी से। इमोशंस, स्विच की गाइडिंग सिस्टम। मीटू इस बात पर जोर देती हैं कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो तो हमारे अंदर का जीपीएस है। जब आप इरिटेट होते हैं तो वो आपको बाउंड्री बनाने का सिग्नल दे रहा होता है। जब आप उदास होते हैं तो वो बताता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी सोल मिस कर रही है। जब आप जलते हैं तो वो दिखाता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है जिसे हील करने की जरूरत है। तो इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय उनसे दोस्ती करना सीखिए। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 4 इस चैप्टर का कोर मैसेज है, फील इट टू हील इट। अगर हम अपने इमोशंस को समझें, अपनाएं और बाहर निकालें तो हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों की फीलिंग समझना नहीं है, बल्कि खुद की इमोशनल दुनिया को एक्सप्लोर करना भी है। जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को स्पेस देंगे, आप खुद को और दूसरों को बिना जजमेंट के समझने लगेंगे। चैप्टर 5, ट्रिगर्स, वो बटन जो हमारे जख्मों को छूते हैं। क्या कभी किसी की एक बात सुनकर आपका मूड बिगड़ गया हो? कभी किसी की टोन इतनी चुभ गई कि आप अंदर ही अंदर जलने लगे? या कभी कोई छोटी सी बात इतनी पर्सनली लग गई कि पूरी रात नींद नहीं आई? अगर हां, तो जान लीजिए वो सिर्फ एक बात नहीं थी, वो आपका ट्रिगर था। ट्रिगर्स क्या होते हैं? मीटू बिष्ट इस चैप्टर में बताती हैं, ट्रिगर वो इमोशन है जो किसी पुरानी अधूरी हीलिंग को टच करता है। मतलब
जब कोई हमें किसी खास तरह से ट्रीट करता है और हमें वो बर्दाश्त नहीं होता, तो असल में वो हमारे पास्ट के किसी पुराने घाव को छू रहा होता है, उसी जगह को जो कभी ठीक नहीं हो पाई। जैसे अगर कोई आपको इग्नोर कर दे और आप बहुत हर्ट हो जाएं, अगर कोई आपकी गलती पर हंस दे और आपको इंटेंस शेम महसूस हो, अगर किसी की सक्सेस देखकर आपको जलन हो जाए, तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड वुंड है जो अभी तक अंदर ही अंदर एक्टिव है। ट्रिगर वर्स रिएक्शन। फर्क समझिए, ट्रिगर होना गलत नहीं है, इंसान हैं, महसूस करेंगे ही, लेकिन ट्रिगर के बाद जो रिएक्शन आता है वही हमारी लाइफ को बनाता या बिगाड़ता है। एग्जाम्पल, ट्रिगर, बॉस ने मीटिंग में सबके सामने आपकी गलती बताई। रिएक्शन 1, आप डिफेंसिव हो गए, गुस्से में बहस कर दी। रिएक्शन 2, आप चुप हो गए पर अंदर रिजेंटमेंट भर गया। रिएक्शन 3, आपने पॉज लिया, सोचा मुझे क्यों इतना बुरा लगा, और फिर कामली रिस्पॉन्ड किया। तीनों रिएक्शंस में फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। चाइल्डहुड ट्रिगर्स। सबसे पुराने बटन मीटू बताती हैं कि ज्यादातर ट्रिगर्स की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं, जब बार बार हमें कंपेयर किया गया, जब हमें हर बार प्रूव करना पड़ा कि हम अच्छे हैं, जब हमें कहा गया चुप रहो, तुम्हारी कोई नहीं सुनता। इन सब ने हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग छोड़ दी, और अब जब भी कोई उस पुराने स्क्रिप्ट को रिपीट करता है, हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज द की। अब सवाल उठता है, इन ट्रिगर्स से कैसे डील करें? स्टेप बाय स्टेप मी टू हमें सिंपल तरीका बताती है। ट्रिगर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई। सबसे पहले पहचानिए, क्या हुआ जिसने मुझे ऐसा फील कराया? फील, उस इमोशन को फील कीजिए, गिल्ट, एंगर, सैडनेस, रिफ्लेक्ट। खुद से पूछिए, ये मुझे इतना क्यों चुभा? क्या इस फीलिंग की कोई पुरानी जड़ है? रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। अब सोच समझकर जवाब दीजिए, ना कि इंपल्सिवली रिएक्ट करिए। जब आप इस तरह अवेयर होकर ट्रिगर को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। ट्रिगर सा ए टीचर मीटू कहती है, हर ट्रिगर एक टीचर है। वो आपको बताता है कि हीलिंग कहां बाकी है, कहां आपको खुद से और प्यार करने की जरूरत है, कहां बाउंड्रीज बनानी है और कहां एक्सेप्टेंस लानी है। ट्रिगर आपको आपकी खुद की शैडो से मिलवाता है, उस हिस्से से जिसे आपने अब तक छुपा रखा था। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5। यह चैप्टर बहुत गहराई से हमें समझाता है कि ट्रिगर होना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का रास्ता है। अगर हम हर बार ट्रिगर्ड होकर सिर्फ लड़ें या भागें, तो हीलिंग कभी नहीं होगी। लेकिन अगर हम पॉज लें, सोचें और अपने अंदर झांकें, तो शायद हम खुद से वो जुड़ाव पा लें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कंक्लूजन, अपने आप को समझना सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों, अब जब हम इस किताब वाई वी आर हु वी आर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, एक सवाल दिल से उठता है, क्या मैं वाकई खुद को जानता हूं? क्योंकि जितना हमने इस किताब में जाना, समझा, महसूस किया, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक इनर जर्नी थी। एक ऐसी जर्नी जहां हम हर चैप्टर के साथ अपने ही अंदर के किसी भूले बिसरे हिस्से से मिलते गए। ये किताब सिर्फ किताब नहीं थी, ये तो जैसे एक मिरर था जो बार बार हमें हमारी असलियत दिखाता रहा। हमारे बिहेवियर्स की वजहें, हमारे इमोशनल रिएक्शंस के पीछे छिपे जख्म, हमारे बिलीफ्स जो बचपन में बने पर आज तक हमारे डिसीजंस को चला रहे हैं, और वो सारे मास्क्स जो हमने समाज को दिखाने के लिए पहन रखे हैं। मी टू बिश हमें धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाती हैं जहां हम सरफेस से गहराई में उतरते हैं, जहां दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, जॉब, रिलेशनशिप्स, पैसा, सक्सेस, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद का मन, खुद की सोच, खुद की फीलिंग्स, उसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मी टू हमें याद दिलाती हैं कि अगर हम खुद को समझ लें, एक्सेप्ट कर लें,
तो हमारा बिहेवियर, रिश्ते और डिसीजंस सब नेचुरली बेहतर हो जाते हैं। हीलिंग इज नॉट लिनियर, ये एक प्रोसेस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मैं ठीक हो गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से टूट जाते। पर हीलिंग कोई सीधी लाइन नहीं होती, ये वेव्स की तरह आती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और यही इस किताब की खूबसूरती है, ये हमें गिल्ट नहीं देती, ये हमें स्पेस देती है खुद को समझने, माफ करने और धीरे धीरे बदलने की। मेन टेकअवेज इस पूरी किताब से, हमारे बिलीफ्स, इमोशंस और ट्रिगर्स बचपन से बनते हैं और बड़ों तक हमें ड्राइव करते हैं। जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, हम खुद को रिपीट करते रहते हैं, बार बार उन्हीं पैटर्न्स में फंसकर। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और इनर चाइल्ड हीलिंग ही असली ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। खुद को समझना, अपनी स्टोरीज को एक्सेप्ट करना और अपने जख्मों को फील करना, यही हमें फ्री करता है। और सबसे अहम, हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस जर्नी में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। एक नई शुरुआत। अब सवाल ये नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या हम खुद को जानने, हील करने और बदलने के लिए रेडी हैं? अगर हां, तो फिर ये किताब नहीं, ये एक न्यू लाइफ का पहला पन्ना है। आप अब उस अवेयरनेस के साथ जी सकते हैं जहां आप अपने हर इमोशन, थॉट और चॉइस को कॉन्शियसली देख सकते हैं। ना गिल्ट, ना शेम, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन। लैडर अप फैमिली के लिए एक खास पैगाम। अगर ये पूरा सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी चैप्टर ने आपको आपकी ही कोई दबी हुई याद दिला दी हो, अगर आपने कहीं खुद को इन पेजेस में देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। इस किताब ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा क्या बदला? आपके वर्ड्स किसी और की हीलिंग का रास्ता बन सकते हैं। सब्सक्राइब करिए लैडर अप को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आपकी सोल को सुनते हैं, समझते हैं और उठने में साथ देते हैं। आप अकेले नहीं हो और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। चलो खुद को जानने की इस रोशनी को औरों तक भी पहुंचाते हैं, ताकि हर इंसान कह सके, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और क्यों हूं।